दिस इज द सिंपल, इन ए वेरी सिंपल टर्म्स व्हाट यू से अबाउट द रॉयल्टी, क्या होती है ये? मीन्स क्या होती है और कहाँ कहाँ अप्लाई होगी? दो बातें ध्यान रखनी है, व्हाट इज दिस एंड वेयर इट इज एप्लीकेबल, एंड if we know all the things regarding the royalty, what is this, where it will happen, what type of effects it's, then we can able to write down the so those things into the terms of accounting. पहले तो पूरी तरीके से समझ में आए, then we are able to write down the uh, things which is connected with it, then we can record. Means there is some transaction of value, there is some transaction of the value, then it is why it is the part of the accounting. तो सबसे पहले से एकदम सिंपल टर्म्स में डिस्कस करते हैं हम लोग रॉयल्टी हो क्या सकती है। किसी की भी एसेट को खरीदना या बेचना, ये तो आपने अभी तक देखा हुआ है, द अमाउंट पे द लेसी एंड द लेसर फॉर द यूज ऑफ एनी राइट्स, ठीक है, गुड। तो ये जितना भी है, तो अब ये लेसी हो गया, एक लेसर हो गया, ये आए कहाँ से? मतलब आपने अपनी कोई भी एसेट बेची नहीं और उसको किया गया, आपने यूज करने का राइट किसी को दे दिया है, यूज करने का राइट आपने किसी को दे दिया है। अब जो ये यूज करने का राइट आपने दे दिया है किसी को, तो द पर्सन हु इज यूजिंग सच एसेट इज, वो उसका यूजर है, और आपने वो जो एबिलिटी अपनी तरफ से जो परमिशन दे दी है वो आप देने वाले हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप किराए के मकान में कोई रह रहा होगा या लोग किराए पे कोई मकान को उठाते हैं, देन इट इज द केस ऑफ द रॉयल्टी। क्या ये रॉयल्टी हो सकती है? नो। तो ये तो रेंट है। तो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं, ये लाइन लिख के आ रही है कि टू गिविंग द राइट टू यूज एनी प्रॉपर्टी, इतनी बात हो रही ना, टू गिविंग टू यूज द राइट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो इसमें जो राइट वर्ड है, इस पर फोकस होना चाहिए। हम मकान भी अगर किराए पे रहने के लिए दे रहे तो यू कैन से टाइप ऑफ राइट फॉर दिस पीरियड यू कैन यूज इट, बट रॉयल्टी अप्लाइज वेयर सच एसेट प्रोड्यूस समथिंग और which is by the use of such asset or right you can earn some money in the operations of or the flow of the product of such asset। उससे जो निकलने वाला है या उससे एक्सट्रैक्शन करें, कुछ भी करें, तो उसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर बिजनेस। किराए के मकान में हम रह रहे हैं, उससे कुछ बन बिगड़ नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई रॉयल्टी है, मान लीजिए किसी के कोई तेल का कुआं है, ठीक, तो वो आपको यूज दे दे कि 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए हमने आपको दिया, तो वो जो 1 साल के लिए दिया, तो अब इसमें से तो आप तेल निकालेंगे ना, तो ये जो तेल आप निकालेंगे इट इज गोइंग टू बी सेल इन टू द मार्केट। तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द, सिंपल टर्म्स में हम लोग बोल लेते हैं कि जिसने लिया है और जिसने उस प्रॉपर्टी को दिया है, अपनी राइट ट्रांसफर किए हैं। तो अब जिसने उनको राइट्स को परचेज किया है, ही इज गोइंग टू इंक्रीज हिज बिजनेस, वो अपना बिजनेस बढ़ाएगा, उसके बेस पे अर्निंग करेगा। तो अर्निंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन और द यूज ऑफ एसेट। हियर उससे अर्निंग कनेक्ट है। इन द केस ऑफ द रेंट वो अर्निंग नहीं कनेक्ट है कि जो आपको रहने के लिए कोई दे रहा है, तो इससे कोई अर्निंग कनेक्ट है आपकी? नहीं कनेक्ट है। यूजेबिलिटी कनेक्ट है। तो यूज वर्ड के साथ जो ये राइट है, इस पे फोकस आना चाहिए, राइट टू यूज। तो राइट टू यूज मीन्स द सच प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर वेयर यू कैन extract anything from such property or you can use it for the flow of money or for the use of any product। जैसे आपके लिए कोई बुक के राइट्स हो, कॉपीराइट हो, कोई पेटेंट्स हो किसी चीज की, किसी दवा के इस्तेमाल करने के लिए, तो जितना प्रोड्यूस आप करेंगे किसी प्रोडक्ट में, उसको कन्वर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा बेचेंगे आप। किसी राइटर की बुक है और वो आपको कॉपीराइट दे देता है कि हाँ आप इसको छपवा सकते हैं, तो अब आप अगर 10 छपवाएंगे तो कम कमाएंगे, 10,000 छपवाएंगे तो और ज़्यादा कमाएंगे। तो अब रॉयल्टी आपकी किस पे तय होने वाली है? ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू विच यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रैक्ट इन द फ्यूचर। सम एस्टिमेशन इज देयर, always in the business some estimations are there।
तो पहले सबसे पहले अमाउंट कहाँ पर डिसाइड होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ estimation of extraction value of such asset which is given to the royalty, which is provided to any person for the use of such rights which is transferred. तो इनसे जो अर्निंग होगी उस पर वो रॉयल्टी ले रहा है। मतलब ये जो आपका किराया है वो डायरेक्ट टाइम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है कि 1 साल के लिए दिया तो इतने पैसे हो गए। ठीक, टाइम के साथ भी जुड़ा हो सकता है और साथ ही साथ प्रोडक्शन वैल्यू के साथ भी जुड़ा हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें जो आपके लिए है वो लेसर है, जिसकी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, कोई राइट यूज करेंगे, और जो यूज करने जा रहा है दैट इज द लेसी। क्योंकि ये लेसर और लेसी बड़ा कॉमन टर्म है, ये आपको उसमें भी मिल जाएगा जहां पर कोई फाइनेंस लीज है, ठीक है ना, कोई फाइनेंस लीज में भी मिल जाएगा, किन्हीं और चीजों में भी मिल जाएगा। ठीक, लीज पर कोई लैंड भी मिल सकती हैं, बिल्डिंग्स भी मिल सकती हैं, तो उनको हम रॉयल्टी नहीं बोल सकते। तो लेसर और लेसी के साथ ये आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए कि सच टाइप ऑफ एसेट्स विच क्रिएट सम फ्लो ऑफ मनी ड्यू टू देयर यूजेबिलिटी, कि कुछ फ्लो ऑफ मनी क्रिएट करें वो, क्योंकि वो उनके यूज करने के कारण होने वाला है, आप उनको तभी यूज कर पाएंगे। ठीक, आप उनको तभी यूज कर पाएंगे। उनके यूज करने का मतलब ही है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट सम मनी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। कुछ कुछ बात क्लियर हो रही है? कि बेसिक बात यह है कि ये बात समझ में आनी चाहिए। एनीथिंग बेटा, कुछ डाउट है अभी तक जो बड़ा हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं वेरी सिंपली? ओके, तो यहाँ तक की बात हमारी आपकी हो गई कि रॉयल्टी मतलब कोई अपनी संपत्ति को इस्तेमाल करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दे, या अपने किसी कॉपीराइट का इस्तेमाल करने को किसी को दे, या किसी पेटेंट का दे। ठीक, तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर क्या होगा, वो रॉयल्टी ले सकता है, मतलब उसने बेचा नहीं है। ठीक, सेल नहीं हुआ है। राइट सेल भी हो सकता है, पर जब राइट सेल है तो वो डिफरेंट थिंग है, एसेट की वो डिफरेंट थिंग है, उसके लिए सेल परचेज और ये चीजें डील होनी शुरू हो जाएंगी अकाउंटिंग के हिसाब से। बट रॉयल्टी इज द occurrence of the money which is going to be connected with the time period, और रेगुलर मोड में होगी। भाई किसी के पास अगर कोई ऐसी चीज है कि जिससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी होती है, वो खुद नहीं कर सकता, उसने दे दी किसी को, तो वो ये तो चाहेगा रेगुलर कोर्स ऑफ मनी मिले, और रेगुलर कोर्स में ही इसकी रिकॉर्डिंग होनी है, मे बी द मंथली, 3 मंथली, ईयरली, जो भी आपके टर्म्स पर एग्रीमेंट तय हो जाएं। और इसमें आपको रट लेना है कि रॉयल्टी के इश्यूज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एग्रीमेंट ऑफ सच डील। कुछ रटा रटाया नहीं होगा। इस लाइन को बिल्कुल लिखकर अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। अकाउंटिंग केवल जो आप एग्रीमेंट के हिसाब से काम करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग है। नथिंग एनी लॉस regarding the accounting is prescribed what to be the royalty and what period of royalty is। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितने समय की हो, क्या हो, ऑपरेशनल उसको कैसे किया जाए, ठीक ना, उसके ऑपरेशंस में क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, कैसे उसको आप करें, इससे रिलेटेड अकाउंट्स को कोई लेना देना नहीं है। वो आपके और उनके बीच का एग्रीमेंट है, लेसर और लेसी के बीच का, वट एवर एग्रीमेंट यू हैव मेड। ठीक, उस पर अकाउंटिंग का कोई दखल नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे कुछ नहीं बोलेंगे कहीं पर भी। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे बोलेंगे कि आपकी जो रॉयल्टी वैल्यू निकल के आई इसको रिकॉर्ड कैसे करो, किस पीरियड की कहाँ करो, कैसे क्या करो, इस पे बोलेंगे। इस पे कुछ नहीं बोलेंगे कि आप दाम तय क्या करने वाले हो, कैसे कितने साल के लिए है, कितनी कितनी अमाउंट की जो है वो एक्सट्रैक्शन होगी, कितने की नहीं होगी, इसको कोई लेना देना नहीं। दैट इज अ प्योर बिजनेस डील एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो दो लोगों के बीच में समझौता तय हो जाए उसके हिसाब से वो ऑपरेशनल हो जाएगी सच लीज। ठीक, तो ऑपरेशनल लीज है और वर्किंग लीज है, इस पे काम होगा। ठीक, तो अब जब काम होगा, अब बिल्कुल
नॉर्मली इसको समझते हैं एकदम बुक में और बाकी सब जगह आपको डेफिनेशंस कई सारी लिखी मिलेंगी, उनसे हट के कॉन्सेप्ट डेवलप जैसे हो जाएगा, देन वी आर वेरी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉर्ड द थिंग्स। वो तो लिखनी है आपको, वो तो याद ही करनी है, हमको उससे ज्यादा आगे जाना है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर। ठीक है, तो रॉयल्टी की बात आपको समझ आ गई अच्छे से। तो आपकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या हो गई, रॉयल्टी इज द रेमुनरेशन, लिख लीजिए क्योंकि लिखना तो पड़ता ही है। रॉयल्टी इज द रेमुनरेशन पेएबल टू अ पर्सन in respect of the use of asset by the use of asset calculated by reference to varying the quantities produced or sold as a result of such asset। ठीक, तो और बहुत बहुत सारी तरीके से आपको कई जगह पर कई तरीके की डेफिनेशंस मिलती चली जाएंगी। अब कहाँ कहाँ पर इसकी यूजेबिलिटी है, या आप लिख लीजिएगा, फॉर पब्लिशिंग ऑफ द बुक, इन द मैन्युफैक्चरिंग, in the patent of the article, or any process or any formula। और जो सबसे ज्यादा आपके लिए यूज होगी अकाउंटिंग में, दैट इज द ऑन माइनिंग्स, ऑन क्वेरीज। ठीक, कि कोई माइन आपको दे दी गई है लीज पर, तो उस पे से जो आप निकाल ले हो वो, ठीक है। किसी ने अपनी जमीन दी है, तो अब आप उससे मट्टी निकाल ले हो ईंटे ईंटे बनाने के लिए, क्वेरीज। ठीक, तो आपको फर्क समझ आ गया कि रेंट और रॉयल्टी में क्या फर्क है, ये बात समझ आ गई अभी तक के डिस्कशन से। नॉर्मल रेंट और रॉयल्टी में क्या फ़र्क है, दोनों में एसेट है, दोनों में उसको यूज़ करना भी है, और दोनों ही केस में एक उस एसेट का मालिक है और एक उसका यूज़र है। ये कॉमन फैक्टर्स है। तो डिफरेंस डिफरेंस कहाँ होगा, जल्दी से बताइए मुझे, डिफरेंस कहाँ पर होगा। डिफरेंस कहाँ होगा, प्लीज एनीबडी। इतनी देर बात तो हुई है। व्हाट इज द डिफरेंस विद द नॉर्मल रेंट एंड द रॉयल्टी, ये अगर आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन बने in the exam, then what you are going to write। कॉमन बातें मैंने आपको बता दी, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, आपका एक लाइन का जवाब तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, वरना सवाल उठा के अभी कराना शुरू हो जाओ तो वो भी हो सकता है। जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उतना अच्छा है। रेंट में और रॉयल्टी में फर्क, रेंट इज पेड ऑन द पीरियड ऑफ टाइम, एंड रॉयल्टी का कनेक्शन अभी मैंने आपको बताया था किसके साथ है, एसेट वहां पर भी है, किसके साथ रॉयल्टी का कनेक्शन है, विद द यील्ड और द प्रोडक्शन। रॉयल्टी इज कनेक्टेड विद द यील्ड और प्रोडक्शन। ठीक, इसको लिख लीजिए अच्छे से। लिखने में आपकी इतनी सारी बातें हुई हैं, ये बात तो समझ आनी हो गई, शुरू हो गई होगी, लेकिन फर्क कहाँ पर है कि यील्ड और प्रोडक्शन में, या तो कुछ बनाएंगे आप उससे,
या क्या उसमें से निकल रहा है, यील्ड और आपकी प्रोडक्शन के बेसिस पर रॉयल्टी इज गोइंग टू बी डिसाइड। टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों पे हो सकती है रॉयल्टी। तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी हो गई, इंटेंजिबल कैसी हो गई? ठीक है आपका आंसर। तो टेंजिबल एसेट्स इसमें कौन सी हो सकती है रॉयल्टी की, और इंटेंजिबल कौन सी हो सकती है? रॉयल्टी बात समझ आ गई ना, कि कोई अपना राइट यूज करने का एसेट को किसी को दूसरे को दे दे और उससे कुछ यील्ड हो रही हो या प्रोडक्शन हो रहा हो। ठीक, मतलब कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं आप नॉर्मल टर्म्स में बाय द यूजिंग ऑफ सच एसेट। अब बात ये आ रही कि इंटेंजिबल पर भी हो सकती है और टेंजिबल पे भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको खुद ही अभी बोला कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, दीज आर इनटेंजिबल, ये सब इनटेंजिबल हैं। टेंजिबल एसेट्स कौन सी हो गई आपकी, वो आपको सबको पता है, जो दिख रही है, जिनको छू सकते हैं आप, माइंस क्वेरीज सारी, वो तो इंटेंजिबल नहीं है, उनसे जो निकलेगा वो दिख रहा है, उसको जाके आप छू भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक, तो यहां तक की बात हमारी आपकी क्लियर हो गई। तो रॉयल्टी का पेयर हो गया लेसी और रॉयल्टी का रिसीवर हो गया लेसर। यहां तक की बात क्लियर है आपकी। अब आप एक बात और समझ लीजिए, रॉयल्टी अगर आपने किसी से 5 साल या 10 साल के टाइम पीरियड के लिए एसेट को यूज करने के लिए लिया, तो वो भी तो रेगुलर मोड में इनकम चाहता है। तो इसका पैटर्न ये है कि आप 6 महीने, साल भर, या जो भी आपकी एग्रीमेंट्स ऑफ टर्म्स हो, उसके हिसाब से आप उसको पेमेंट करेंगे रॉयल्टी का, रेगुलर नेचर में। और अगर आप किसी बिजनेस को, उसके बाद कोई बिजनेस करोगे, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक माइंस को रॉयल्टी पर लिया, तो माइंस से जो भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, नाउ यू आर गोइंग टू सेल इट और कन्वर्ट इनटू अ गुड प्रोडक्ट एंड देन सेल इट। यही तो करना है आपको। तो अब आपका बिजनेस हो गया। ठीक, तो जब वो बिजनेस हो गया, तो बिजनेस में आपके लिए अकाउंटिंग हो गई, और जब बिजनेस में अकाउंटिंग हो गई, तो ये जो रॉयल्टी आप पे कर रहे हो, व्हाट इज दैट, ये क्या चीज हो गई आपके लिए? रेगुलर रेगुलर मोड ऑफ एक्सपेंस और रेगुलर मोड ऑफ मनी यू आर गोइंग टू स्पेंड फॉर रन योर बिजनेस और मेक अवेलेबल द रॉ मटेरियल फॉर योर बिजनेस। अगर आप तेल निकाल रहे हैं, तो आपके लिए वो तेल ही रॉ मटेरियल है, फिर उसे आप फर्दर प्रोसेस करो और बेचो, किसी की आपने तेल की माइन ली हुई है तो। यही तो हुआ ना। तो मेकिंग अवेलेबल द रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट और सम बेस फॉर टू रन योर बिजनेस, का जो आप कोई भी ऐसा बेस है, बेस प्रोडक्ट है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो द अमाउंट यू आर पेइंग इज इन द रेगुलर मोड। और रेगुलर मोड में है तो आपके बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, जो हर साल के साल आपको नॉमिनल अकाउंट हर साल के साल खत्म हो जाते हैं ना। आपका जो भी है, कोई भी खर्चा है, उसी साल आप P&L में डाल के उसको खत्म कर देते हो। तो रॉयल्टी इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल अकाउंट बिकॉज यू आर गोइंग टू पेइंग इट ऑन द रेगुलर मोड। तो ये आपके लिए बिजनेस का वो खर्चा है कि जिसको आपको नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है। क्लियर? यहां तक सारी बात, यहां तक सारी बात क्लियर है। अब इससे आगे की बात ये कि द पर्सन हु इज द लेसर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी एसेट है कि विच इज गोइंग टू बी हैव कैपेसिटी टू, इफ एनीबडी इज गोइंग टू यूज इट, इट क्रिएट सम यील्ड और प्रोडक्शन। ऐसी आपके पास कोई बिजनेस एसेट है, अब आपने किसी को दे दी, अगर केवल रॉयल्टी आपकी उसी पे तय है ऑन द यील्ड और द प्रोडक्शन, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आदमी जो यूज कर रहा है वो बिल्कुल करेक्ट फिगर आपको ऑल द टाइम देगा? चांसेस हैं कि उसके यहाँ जो यील्ड और प्रोडक्शन ज्यादा और हो सकता है आपको कम बताए, क्योंकि अब उसका पेमेंट किसके ऊपर टिका हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द यील्ड और द प्रोडक्शन। या किसी समय उसका यील्ड हो ही ना, कर ना पाए ड्यू टू एनी रीजन, अब आपकी एसेट यूज ही नहीं हुई, तो उसके ऊपर कुछ यील्ड या प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन कुछ हुआ ही नहीं, then the claim of royalty is zero. That is why to meet our such type of situations, some minimum rent, ये वर्ड है, some minimum rent is fixed। और ये सारी बातें किसके ऊपर चलेंगी, आपके एग्रीमेंट के ऊपर।
सम मिनिमम रेंट इज फिक्स्ड, कि वो बोलेगा भाई इतना पैसा तो मुझे चाहिए चाहिए हर साल या हर 6 महीने इस पीरियड में। हाँ, अगर आप जो पैदावार इससे कर रहे हो या जो निकाल लो ये अगर इससे भी ज्यादा है तो फिर वो रेट रेट के हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम रेंट होता है विच इज द एग्रीड अमाउंट म्यूचुअली बिटवीन द लेसर एंड द लेसी, इसको हम बोलते हैं मिनिमम रेंट या डेड रेंट या फ्लोर रेंट, कि इतना उसको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते जाइएगा और अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। तब जब आप आगे इस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे या एंट्रीज करेंगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। अगर ये डिस्कशन दिमाग से हटा तो लगेगा तो सब पढ़ा हुआ है यार, लेकिन कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे आप। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि कोई भी देगा पैसा तो उसके पास क्या होगा, एक लालच होगा कि यार मुझे कुछ रिटर्न मिलने चाहिए। अगर वो रिटर्न, मैं फिर बहुत आसान भाषा में दोहरा दे रहा हूँ, अगर वो रिटर्न्स केवल इसके साथ कनेक्टेड हैं कि जो उससे एक्सट्रैक्शन होगा, जो यील्ड होगी, जो प्रोडक्शन होगी सच एसेट से, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट कि क्या पूरी ईमानदारी रह पाएगी या किन्हीं कारणों से किन्हीं वजह से वो चला ही ना पाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए 1 महीने या 2 महीने, तो आपकी यील्ड डाउन हो जाएगी। बट आपकी अर्निंग तो यू आर गोइंग टू लूज योर पोर्शन ऑफ अर्निंग इफ यू आर द लैंडलॉर्ड। क्लियर यहाँ तक सारी बात? तो एक मिनिमम रेंट तय हो जाता है कि भाई इतना पैसा आपको देना ही देना है। तो एक वो एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग ले लें कि उसने निकाली कि ये 10 साल की लीज है, तो 10 साल की लीज में मुझे कम से कम 10 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, तो उसने बोला भैया 1 लाख रुपए मिनिमम रेंट है पर ईयर, इतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और बाकी ईल्ड के हिसाब से आपका देख लिया जाएगा, और रॉयल्टी हमारी 50 पैसे किलो या 50 रुपए टन, जो भी अमाउंट तय हो जाए इस हिसाब से होगी कि अगर आप इतने लीटर या इतने क्विंटल से निकाल रहे हैं हमारे माइन से तेल, तो पर लीटर ये रेट रहेगा या पर क्विंटल ये रेट रहेगा, और साल में देख लेंगे कितना क्विंटल आपने निकाला, मल्टीप्लाई बाय द रेट। तो अगर आपकी रॉयल्टी ज़्यादा हो जाए मिनिमम रेंट से तो मुझे रॉयल्टी दे दीजिएगा। ऐसे ही लिखिए जैसे बता रहे हैं एकदम आसान तरीके से। मिनिमम रेंट समझ आया सबको? कोई भी एक आदमी यस कर सकता है, मिनिमम रेंट की बात समझ आई और रीजन समझ आया, वरना रटते रह जाओगे। केवल रीजन समझ लो, दैट इज द मिनिमम रेंट, डेड रेंट, फ्लोर रेंट, कुछ भी इसका नाम हो सकता है। जो मिनिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट बिटवीन बोथ द पार्टीज विच इज टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड, दैट इज द मिनिमम रेंट। एंड रॉयल्टी इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एंड यील्ड। ठीक, जितने क्विंटल पैदा हो रहा है अगर उस पर 10 रुपए का रेट से रॉयल्टी उसको चाहिए, 1 रुपए के रेट से चाहिए, जिस रेट से चाहिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो रॉयल्टी की वैल्यू आ गई। तय क्या हुआ था कि मिनिमम रेंट मतलब इतना तो मुझे कम से कम चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको अर्निंग किस कारण हो रही है? बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन माई एसेट, दैट इज ड्यू टू द वर्किंग। अगर आपकी अर्निंग इस मिनिमम रेंट से जो तय हुआ था वो ज्यादा हो जाए तो यू हैव टेकन द एसेट फॉर द यूज फॉर द वर्किंग एंड यू आर यील्डिंग मोर, तो आप रॉयल्टी पे करेंगे। ये एक कॉमन सी बात है, इसको समझ लेना चाहिए और इसको लिख भी लो। अगर रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी का पेमेंट होगा, अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा। यहां तक की बात सबको क्लियर? यहाँ तक की बात सबको क्लियर? ओके, यस सर। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब क्या होने वाला है कि मान लीजिए किसी साल आपकी जो एक्सट्रैक्शन की वैल्यू निकल के आ रही है रॉयल्टी की, वो मिनिमम रेंट से कम है, वो मिनिमम रेंट से कम है। आपका मिनिमम रेंट तय हुआ 1 लाख रुपए, और आपकी जो यील्ड है वो जो पर यूनिट ऑफ रॉयल्टी है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आती है 80,000। तो ये जो गैप आया ऑफ 20,000, इसको क्या नाम दिया जाएगा? शॉर्ट वर्किंग।
लिख लीजिए अच्छे से, इसको क्या नाम दिया जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। ठीक, किस कारण आया ये, क्योंकि आपकी जो वर्किंग है वो स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंची जहां तक उसे पहुंचना चाहिए था। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो पहुंचो। आपने कसम खा रखा है किसी से कि एसेट लिए तो मैं इतना पैसा तो आपको दूंगा, और उतना ही आप नहीं कर पा रहे हो काम करने के बाद। वर्ड यही है, काम करने के बाद। तो ये जो कमी आई, ये किस कारण आई, ड्यू टू द शॉर्ट वर्किंग्स। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, बात समझ आई, मीन्स द मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज द शॉर्ट वर्किंग। क्लियर। शॉर्ट वर्किंग मतलब ये जो अमाउंट आपका कम हुआ, फिर दोहरा दे रहा हूं मैं अच्छी तरीके से, ये जो अमाउंट आपका कम हुआ दैट इज ड्यू टू द वर्किंग्स यू हैव नॉट मेड अप टू द स्टैंडर्ड टू मीट आउट द मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट तक तो आपको काम करना ही चाहिए था, अगर आपने नहीं किया है तो आपने क्या किया, कुछ काम कम किया है। तो अगर ये काम कम किया है, और लैंडलॉर्ड से तो तय है कि वो इतना पैसा तो ले ही जाएगा, पैसा आपको उतना देना ही देना है, रॉयल्टी हुई है कम। तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, भाई जस्टिफाई क्या है, व्हाट इज द जस्टिफाइड थिंग, कि आपने एसेट इसलिए ली थी, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, कि आपने एसेट किस लिए ली थी, कि आप इससे कुछ पैसा कमाएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ रिटर्न आएंगे। तो वो रिटर्न आ रहे हैं कम, और मिनिमम रेंट हो रहा है ज़्यादा। तो अब आपका जस्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा, अकाउंट्स में आप क्या लिखेंगे, हमने मिनिमम रेंट दिया, तो क्या इसलिए एसेट ली थी कि मिनिमम रेंट दिया जाए, नहीं, एसेट तो इसलिए ली गई थी कि मिनिमम रेंट से ऊपर जाए, बिकॉज इज बिजनेस, किराए पे मकान लेके नहीं रह रहे हैं। ध्यान से समझते जाइए बात, कोई ऐसी एसेट यूज कर रहे हैं कि जिसका केवल मुझे डेड यूज से लेना देना है, तो वो किराया है, तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। आपने ली इसीलिए थी फॉर द बिजनेस पर्पस, और आपने जो किराया उसका तय किया, उससे कम आपकी रॉयल्टी बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको लैंडलॉर्ड को देना चाहिए उस हिसाब से रॉयल्टी वैल्यू यानी उतना एक्सट्रैक्शन आप नहीं कर पाए हैं। दैट इज नॉट अ गुड फीचर फॉर द बिजनेस, एंड फॉर यू इट इज अ टाइप ऑफ lack in the operational efficiencies, and this is due to the workings, that is why it is written short working। अब भूलना नहीं यार, इससे बिल्कुल हमने अच्छे से कोशिश की है कि आपके दिमाग में घुस जाए कि शॉर्ट वर्किंग वाला आई कहाँ से। ठीक, तो जो वर्किंग स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए उससे कम हम रह गया तो शॉर्ट वर्किंग है। तो मिनिमम रेंट विच यू हैव पेड माइनस द रॉयल्टीज ऑफ सच पीरियड, जिस पीरियड की बात हो रही है उस पीरियड में आपकी रॉयल्टी की वैल्यू कम हो जाए, मिनिमम रेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो ये हो गई शॉर्ट वर्किंग। अब इससे अगला एक बात आ जाती है फौरन, अब ये शॉर्ट वर्किंग है, अभी अकाउंटिंग की और एंट्रीज की बात ही नहीं करेंगे हम, अभी केवल ओवरव्यू और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए तो अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाएगी आपको। आज इसी को पूरे अच्छे तरीके से समझ लीजिए है क्या, तो अकाउंटिंग के काम कल से तेजी से शुरू हो जाएंगे। फीस की एंट्री क्या बनेगी, फलाना क्या बनेगा, ये बात ही नहीं करते हम अभी, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, क्योंकि वो नई नई तरफ आपके विचारों को ले जाएगा। अभी हम आपका फोकस इस पे रखना चाहते हैं कि ये बात समझ आ जाए कि होती क्या है। तो अब ये जो शॉर्ट वर्किंग आ गई, आपका बिजनेस क्या बोलता है, आपका बिजनेस से बोलता है कि आपने लिया था रॉयल्टी से, अपने जो बेस प्रोडक्ट है उसको आपको एक्वायर करना है, तो रॉयल्टी इज द रेगुलर एक्सपेंस, तो रॉयल्टी आपका रेगुलर एक्सपेंस है। अब किसी समय वो रॉयल्टी हो गया कम और रेंट आपने दे दिया ज्यादा, व्हाट यू आर पेइंग द अमाउंट टू रन योर बिजनेस। बहुत ध्यान से, एक लाइन की बात है ये, what you are paying any amount to run your business, or which is very essential or needful for the your business operations, यही तो पे कर रहे हैं आप, और उसका कनेक्शन है आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ, और वो हो गई आपकी कम और आपने पैसा दे दिया ज्यादा, तो इसको एक्सपेंस माना जाए। अब ये एक्सपेंस नहीं है, बहुत ध्यान दे रहे हैं सारे लोग, एक्सपेंस तो अगर आपको बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्ट करना है
तो क्या हो गया आपके लिए, नॉर्मल जो आपकी रॉयल्टी आए वो मिनिमम रेंट के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो इसको हम बोल सकते हैं हाँ ये एक्सपेंस है, ये जस्टिफाइड वैल्यू है। निकाला आपने कम पैसा, आपने दे दिया ज्यादा, दिस इज द लैक ऑफ बिजनेस, और यू कैन से द लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक, लेकिन अभी आप लॉस इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग पे आपको ले नहीं जा रहे हैं, आपको दिमाग में डाल रहे हैं। ठीक, तो शॉर्ट वर्किंग आपके एरिया की डेफिसिट है जो आपके कारण कभी खड़ी हुई है। अगर ये माना जाए कि आप लेसी हैं, आपने उस एसेट को लिया और यूज कर रहे हैं, तो आप लेसी हैं। तब आपने वो पेमेंट कर दिया जो एक्चुअली आपको करना नहीं चाहिए था, आपको करना तो रॉयल्टी के अगेंस्ट था, लेकिन मिनिमम रेंट के बंधन के कारण यू हैव पेड एक्सेस, और उसको आपने नाम दे दिया दिस इज शॉर्ट वर्किंग। ठीक, तो जब ऐसा होता है तो आगे क्या क्या हो सकता है इस पे चर्चा करेंगे केवल आज। नो अकाउंटिंग एंट्रीज। जब ऐसा होता है तो क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई एसेट देने वाला और एक कोई ऐसे यूजेबल एसेट्स को ऐसे ले रहा है, तो उनके बीच में कोई निगोशिएशंस होंगे, कुछ टर्म्स और एग्रीमेंट्स होंगे। यार लेने वाले को भी पता है कि किसी समय शॉर्ट वर्किंग आ सकती है, देने वाले को भी पता है कि हाँ शॉर्ट वर्किंग आ सकती है ड्यू टू एनी रीजन, और जो पार्टी है जिसने लिया है वो बड़ी अच्छी है, उनको पता है कि इसकी पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और बाकी ऑपरेशंस और ये सब व्यवहार और बाका बहुत अच्छा है, इनसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो निगोशिएशन में ये बातें बढ़ सकती हैं, बिकॉज short workings is due to the inefficiency or due to the lack of such production which is not up to the standard of the minimum rent, whether it should be adjusted in the future or not। लिख के बना लीजिएगा दिमाग में, बहुत आसान तरीके से आगे लेके चल रहे हैं हम आपको। ये तय किया जा सकता है दोनों के बीच में कि ये जो शॉर्ट वर्किंग आई वो तो बेचारी लेसी के लिए नुकसान है, तो क्या इसको फ्यूचर में एडजस्ट कराया जा सकता है, क्योंकि लीज मतलब अ लॉन्ग पीरियड एग्रीमेंट, दो पार्टीज के बीच में 10 से 15 साल का एग्रीमेंट होता है, और दूसरी तीसरी साल में या पहली किसी भी साल में शॉर्ट वर्किंग आ जाती है। तो एग्रीमेंट में ये डाला भी जा सकता है कि जो शॉर्ट वर्किंग आई है ये अगर किसी साल आगे आने वाले में आपकी रॉयल्टी ज्यादा हो जाए मिनिमम रेंट से, तो क्या इसको एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। कसम नहीं है कि आप शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट ही कराएंगे, बहुत ध्यान से नोट कर लो। मैंने क्या बोला था आपको कि अकाउंट कुछ नहीं बोलता इसके विषय में, दिस इज द टोटली एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज एंड कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, अब आप शॉर्ट वर्किंग को पहचान गए हो, वो लेने वाले के लिए एक प्रकार का नुकसान है। ठीक, तो जब उसके लिए लेने वाले के लिए एक प्रकार का नुकसान है, तो क्या हाँ लैंडलॉर्ड से ये तय हो सकता है कि अगर किसी साल आगे आने वाले सालों में हमारी रॉयल्टी मिनिमम रेंट को एक्सीड कर जाए, तो ये जो शॉर्ट वर्किंग के कारण हम पैसा दे गए क्या इसको एडजस्ट करा सकते हैं, क्योंकि हमारा आपका तय तो मिनिमम रेंट था। हाँ, आगे और रॉयल्टी ज्यादा आएगी तो हम पूरी पे करते रहेंगे, उस बेस बात से आप हट नहीं सकते हैं। इतनी को केवल एडजस्ट करा सकते हैं क्या आप आगे, या नहीं करा सकते? दो कंडीशन बन रही है, एक कंडीशन नहीं करा सकते, कोई झगड़ा नहीं, तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उसी साल के पीएनएल में आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए एज लॉस। ठीक, अब वो कैसे होगा वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग देख लेंगे। अगर ये तय हो जाए कि नहीं इसको आप एडजस्ट करा सकते हैं, लाइन बाय लाइन बेटा नोट करना है इसको, कंडीशन क्या बन रही है, टू कंडीशंस आर देयर, कंडीशन वन वेदर इट शुड बी एडजस्टेड इन फ्यूचर और रिक्यूब्ड इन द फ्यूचर। जब ये एडजस्ट होगी तो इसको क्या बोलने लग जाएंगे हम लोग अकाउंटिंग भाषा में, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। ठीक, अभी बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से क्या है कि क्या इसको फर्दर आगे हम अगर रॉयल्टी बढ़ी जाती है तो इसमें एडजस्ट करा सकते हैं, कंडीशन दो नहीं करा सकते, बात खत्म। कंडीशन वन हाँ करा सकते हैं, तो इज देयर एनी टाइम लिमिट? अब इसको आपको और बढ़ाना है अपने उसको,
जहां पे आपने दो कंडीशन लिखी, एक के आगे क्रॉस नहीं करा सकते, दूसरी हाँ, तो अब इसको आप फैला सकते हैं। फिर हाँ के साथ भी कंडीशन तय हो सकती है कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई उसके अगले साल, जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई उससे आगे 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, तो इसका टाइम पीरियड भी फिक्स हो सकता है। ठीक, या फुल लाइफ ऑफ सच एसेट, जितने समय के लिए आपने ये रॉयल्टी का एग्रीमेंट किया उस पूरे साल में उसको रिकूप करा सकते हैं, ये कंडीशन बन सकती है। प्लीज नोट डाउन, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि रॉयल्टीज की जो शॉर्ट वर्किंग आई, अब इसको एडजस्ट कराना है या नहीं कराना है। नहीं कराना है कोई झगड़ा नहीं, कराना है तो उसके लिए टाइम की बाउंडेशंस भी लगाई जा सकती हैं कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई उससे आगे कितने सालों तक, या पूरी लाइफ पीरियड। और ये कितने साल कुछ भी हो सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी। यहां तक सबको क्लियर? नोट्स बनाइएगा इसके अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन लगाने में अच्छाई आएगी और समझ आएगा। यहां तक क्लियर? एनी डाउट? ओके, तो यहाँ तक की बात हो रही है, आप बोल रहे हैं सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये अब आपके बीच में तय हो गया दोनों लोगों के कि इस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जिस साल ये हुई उससे आगे अगर 3 साल तक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो 3 साल तक वो शॉर्ट वर्किंग का आपके यहाँ अकाउंट एग्जिस्ट करेगा बुक्स में। अगर ये कंडीशन में तय है कि 3 साल के बाद एडजस्ट नहीं हो सकता, तो उस तीसरे साल में जहाँ पर ये जाके ख़त्म हो रहा है, मान लीजिए पहली साल में आपके शॉर्ट वर्किंग हो गई, तो आगे जाके चौथी साल में आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा और P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपकी शर्त पूरी हो गई ना कि 3 साल में रिकवर करना चाहिए। 3 साल में या तो पूरा का पूरा रिकवर हो सकता है, या बिल्कुल नहीं रिकवर हो सकता है, या उसका कुछ हिस्सा रिकवर हो सकता है। पूरा का पूरा रिकवर हो जाए तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा, रिकूप्ड अकाउंट आ जाएगा उसकी जगह। ठीक, शॉर्ट वर्किंग रिकूप से खत्म हो जाएगा वो। और लेकिन अगर वो पार्शियल होता है तो जितना रिकूप हो गया, बाकी जो बचा रह गया वो 3 साल में, मतलब पीरियड पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। व्हेन यू हैव डीलिंग विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो आपको वो पीरियड भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी एग्रीमेंट में ये कंडीशंस लगी हुई कि कितने साल के बाद, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस साल शॉर्ट वर्किंग हुई, उससे आगे ये 3 साल तक ही जा पाएगी, नहीं तो अब इसके बाद P&L में जाएगी, अगर ये पीरियड वाइज आपके एग्रीमेंट बने। अगर पूरे बने तो कोई झगड़ा नहीं है, जहां जहां शॉर्ट वर्किंग होती चली जाए वो आप ऐड करते चले जाइए, और आगे जहां जहां आपका एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट होता चला जाए वो आप वहां पे उसको आप राइट ऑफ करते जाइए, खत्म करा लीजिए। ठीक, तो यहां तक की हमारी आपकी बातें हो गई हैं। तो मिनिमम रेंट को अगर आपको एक लाइन में लिखना है, इज द व्हाट इज द शॉर्ट वर्किंग, इज द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर 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 का जवाब आप लोग दे दे तो बहुत बढ़िया है, मुझे लगेगा हाँ सब सुन रहे हैं। शॉर्ट वर्किंग इज द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। ठीक, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे ही एंट्री के पर्पज से नहीं है, लेकिन इफ द रॉयल्टीज इज इन द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट, तो उसको सरप्लस बोल सकते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट उसका अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए यहीं तक की सारी बातें बड़े काम की हैं। तो हम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इसमें ये जितना डिस्कशन हुआ है और जो भी आपने नोट डाउन किया है, इस पर बड़ी सरसरी निगाह से फटाफट से काम करिए। 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इस दौरान हम अपना माइक बंद रख रहे हैं, और फिर आप को कोई क्वेरी जनरेट हो रही है तो प्लीज आस्क फ्रीली, जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ओके, प्लीज प्रोसीड, जल्दी से। आप लोग पूछने वाले कुछ भी नहीं है, तो वापस शुरू कर लेते हैं। पूछ लेते आप तो और अच्छा हो जाता। अब आपकी तरफ से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है शॉर्ट वर्किंग को रिक्रूट कैसे करना है। आप आगे बढ़ जाइए। तो मैं तो सोच रहा था आज आप कुछ के काम चला लेंगे, लेकिन अब आप अकाउंटिंग एंट्रीज की ओर चलिए, फिर चलना ही पड़ेगा। एक दो अकाउंटिंग एंट्रीज भी डिस्कस हो जाए। तो अकाउंटिंग एंट्रीज में आपकी सबसे पहले जो अकाउंटिंग एंट्री आएगी वो क्या आएगी? क्योंकि रॉयल्टी आपको पे करनी है, ठीक। तो जिसको पे करनी है आप ड्यू करिए पहले बिजनेस में। तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट लिखो फटाफट। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक। ये तो आपने ड्यू कर लिया। और जब आप लैंडलॉर्ड को पे करोगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक से पैसा आपने लैंडलॉर्ड को दे दिया, लैंडलॉर्ड का अकाउंट खत्म। आपने ड्यू किया कि लैंडलॉर्ड को पैसा देना है। किस कारण देना है? रॉयल्टी के कारण देना है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड को आपने पैसा दे दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट नील हो जाएगा और बैंक से आपके पैसा चला गया, ये सबूत हो जाएगा। किसके अगेंस्ट गया? क्योंकि अब रॉयल्टी अकाउंट भी स्टैंड कर रहा है डेबिट पे उतने ही अमाउंट से। लैंडलॉर्ड जो है वो डेबिट और क्रेडिट होके बाहर हो चुके हैं। तो डेबिट क्या दिख रहा है? रॉयल्टी। और क्रेडिट क्या दिख रहा है? बैंक। मतलब आपने जो पेमेंट किया फॉर द शेक ऑफ रॉयल्टी। ये इस एंट्री का कंक्लूजन बना। अब जो रॉयल्टी है आपकी, मैंने आपको बोला इट इज ट्रीटेड टू बी दैज लाइक नॉमिनल अकाउंट और रेगुलर एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। तो इसको आप पी एंड एल में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे ही आप इसको पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, इफेक्ट कभी आप अकाउंट में बेटा कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हो। जहां आपकी ये 2-3 एंट्री जाके खत्म हो जाएं, इसका इफेक्ट आप देख लो क्या पड़ रहा है प्लस माइनस में हमारी बैलेंस शीट में। कभी गलती होगी नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग आप अभी से बना लीजिए। कहीं तक भी आप पढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जहां आपने इसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया, तो ये क्या करेगा? आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। प्रॉफिट कम होगा क्योंकि प्रॉफिट दिखाया जाता है बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में, तो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड कम हो गई और उधर बैंक आपकी कम हो गई।
क्योंकि बैंक से आपने पेमेंट किया हुआ है, तो बराबर हिसाब, बिल्कुल आपकी बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट हो गई। ठीक, ये तो नॉर्मल केस है कि जब आपको रॉयल्टी का पेमेंट करना है और कोई झगड़ा नहीं है कहीं, कि आपकी रॉयल्टी ही इतनी आ रही है कि जितनी आप दे दो, मतलब जो हमने पीछे डिस्कस किया उसके हिसाब से ये एंट्री कहाँ काम करेगी, व्हेन योर रॉयल्टी इज अप टू द मिनिमम रेंट और एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट। ये जो एंट्री पीछे हम लोगों ने डिस्कस की, ये कहाँ पे काम करेगी कि जहां आपकी रॉयल्टी या तो मिनिमम रेंट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, वहां तक तो शॉर्ट वर्किंग पैदा ही नहीं होगी, तो आप रॉयल्टी का ही पेमेंट करोगे और लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, तो लैंडलॉर्ड को उठा के पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद आप बैंक के साथ उसका एडजस्टमेंट कर दीजिए और पी एंड एल के साथ एडजस्टमेंट कर दीजिए, काम खत्म। यहां तक की तो बात हो गई एकदम आपकी क्लियर। अब अगर शॉर्ट वर्किंग आ रही है, इफ शॉर्ट वर्किंग इज देयर, तो ये एंट्री आपकी फिर कैसे बन जाएगी, क्योंकि लैंडलॉर्ड तो उतना ही पैसा लेगा जितना उसे चाहिए, तो वो तो उतने से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, ड्यू आपको उतने से ही करना पड़ेगा। उसने तो आपके साथ तय किया हुआ है ना मिनिमम रेंट नाम की कोई चीज। ठीक, तो अगर मिनिमम रेंट नाम की कोई चीज तय है, और नोट कर लीजिए, कभी थ्योरी में ये भी और क्वेश्चन में आ जाए कि अगर मिनिमम रेंट तय ही नहीं है, तो एग्रीमेंट है ना दो लोगों के बीच का, मैं मिनिमम रेंट भी नहीं दे करना, जो रॉयल्टी एक्सट्रैक्ट हो वही देते रहना, तो ऐसे भी एग्रीमेंट हो सकते हैं, तो कोई शॉर्ट वर्किंग कभी आएगी नहीं। वैसे ऐसे नॉर्मली यूजुअली होते नहीं है, इतना आप भी समझ रहे हैं कि अगर किसी को इतना फ्री हैंड दे दोगे तो क्या वो हर समय बिल्कुल सही सही बताएगा आपको, नहीं, तो एक लेवल तो आपको सेट करना पड़ेगा कि इतना तो मुझे चाहिए ही। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि अब अगर शॉर्ट वर्किंग हो रही है, जो कि आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो पिछली वाली एंट्री जो आपने लिखी है उस पर फोकस करिए, लैंडलॉर्ड को वही पैसा चाहिए, रटवा नहीं रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिमाग में घुसा रहा हूँ आपको, लैंडलॉर्ड को वही पैसा चाहिए जो उसने तय किया हुआ है, तो लैंडलॉर्ड तो उतने से ही क्रेडिट होगा, वट एवर द अमाउंट इज। अब क्योंकि अकाउंटिंग इज द टोटल रियल पिक्चराइजेशन और द डिस्क्लोजर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, ये तो आपने शुरुआत में पढ़ा है कॉन्सेप्ट में, हर चीज बात सामने आनी चाहिए, डिस्क्लोजर अच्छा हो। तो ये जो पैसा आपने लैंडलॉर्ड को दिया, या ये केवल रॉयल्टी के लिए दिया नहीं, तो आप लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, तो उसमें वो अमाउंट लिखेंगे कि जितनी आपकी रॉयल्टी हुई। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर उनका किराया 1 लाख रुपए था, तो 80,000 आपकी रॉयल्टी हुई, तो 80,000 से आपका डेबिट हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट। तो ये 20,000 बचा 80 और 1 लाख के बीच में, ये डेबिट हो जाएगी शॉर्ट वर्किंग। क्लियर एकदम। नरेशन में आप लिख देंगे द मिनिमम रेंट इज पेड टू द लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग इज रिकॉर्डेड, या जैसे भी नरेशन आप बना लें, बीइंग द रॉयल्टी इज अर्न एंड द शॉर्ट वर्किंग इज पेड। ठीक, आपकी उस बात में दिखे एंट्री तो खुद ही बता रही है कि ये काम कम कर पाए हैं, इसलिए इन्होंने अपने काम को ही डेबिट करके रखा हुआ है रॉयल्टी के अगेंस्ट में, जो इनको देना है उससे कम कर पाए, तो लैंडलॉर्ड को जो देना है उससे कम है। ठीक है, फिर से घुमा रहे हैं हम आपको अच्छी तरीके से दिमाग में, लैंडलॉर्ड वही पैसा लेगा जो मिनिमम रेंट तय है, तो वो तो उतने से ही क्रेडिट होगा, और जो आपने 80,000 उससे रॉयल्टी बनती है, 20,000 जो आप काम करने के कारण आप में कमी आई, तो वो 20,000 आप शॉर्ट वर्किंग के नाम डालेंगे डेबिट में, और फिर वही पुराना काम होगा कि लैंडलॉर्ड को आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे बैंक से, तो लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक, लैंडलॉर्ड का काम खत्म। अगला काम क्या बचता है, रॉयल्टीज टू पी एंड एल, क्योंकि ये तो पीरियड से कनेक्टेड है, अगली एंट्री ये भी सेम होगी उसी की तरीके से। हाँ, अब ये जो शॉर्ट वर्किंग आ गई है, अगर इसके लिए आपका एग्रीमेंट ये बोलता है कि शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट अलाउड नहीं है, नॉन रिडीमेबल है, इसको फर्दर एडजस्ट या राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, तो ये भी उसी साल पी एंड एल में चली जाएगी। ऐसे ही नोट करिएगा बिल्कुल शर्तों के साथ कि इफ इट इज अंडर द एग्रीमेंट दैट
short workings is not to be adjusted or written off in the future, then when this short working occurs, it should be transferred to the P&L of such period. ओके, तब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी कि आप उठा के रॉयल्टी को भी और P&L को भी, दोनों को, P&L को डेबिट करो, इनको क्रेडिट करो और खत्म करो। P&L को डेबिट कर दो, दोनों को आप, एक को बोल दो कि ये खर्चे के कारण हुआ है रॉयल्टी का, और ये हम कमा ठीक से नहीं पाए, काम ठीक से नहीं कर पाए, शॉर्ट वर्किंग के कारण ये पेमेंट हो गया है। तो P&L आपका भूलेगा अलग अलग। ठीक, यहां तक की बात हमारी आपकी क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है? प्लीज बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? नो, नो। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग भी थोड़ा घर से देख के आए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसको एक दूसरे मेथड से भी लिखा जा सकता है, रिकॉर्डिंग। दूसरे मेथड में, क्योंकि हम मिनिमम रेंट दे रहे हैं, तो मिनिमम रेंट को उठा करके हम डेबिट करें और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करें, फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दें बैंक से, और मिनिमम रेंट को हम उठा के P&L में डाल दें। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका वहां पे काम नहीं करेगा जब हमारी रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट? ये तरीका तभी काम करेगा या तो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी बराबर हो, ध्यान से सुनते जाइए, या रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो। आप कोई भी इस पे राजी नहीं होगा कि आप हमें मिनिमम रेंट ही देते रहिएगा, भले आप ज्यादा कमाइएगा, भले रॉयल्टी ज्यादा बने, तो ऐसा होगा नहीं। तो ये वाली जो ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये कब काम कर पाएगा? कि जब आपका मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर हो जाए। इट इज द जस्ट मेथड टू रिकॉर्ड, नथिंग एल्स। थ्योरी तो मैं आपको बता चुका। अब अगर ये दूसरी जगह तब काम कर सकता है जब हमारे पास शॉर्ट वर्किंग आ जाए। अब हमारे पास अगर शॉर्ट वर्किंग आ रही है, तब इस केस में क्या हो जाएगा? इस एंट्री का स्थिति क्या बन जाएगी? क्योंकि मिनिमम रेंट को हम डेबिट कर चुके हैं, तो इसको क्रेडिट करें और खत्म करें। तो रॉयल्टीज टू शॉर्ट वर्किंग टू मिनिमम रेंट। लैंडलॉर्ड तो खत्म हो गया बैंक के साथ में, और हमने मिनिमम रेंट को रेज कर दिया था। तो अगर हमने मिनिमम रेंट को रेज कर दिया था डेबिट में, तो मिनिमम रेंट को भी बाहर करना है ना बिजनेस से। क्योंकि रियल पिक्चर क्या है कि हम पैसा दे किस लिए रहे हैं? या तो रॉयल्टी के कारण दे रहे हैं, या शॉर्ट वर्किंग के कारण दे रहे हैं। तो आप पिक्चर में ले आइए रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को, मिनिमम रेंट को क्रेडिट करके उसको बाहर कर दीजिए, क्लोज अकाउंट मिनिमम रेंट का। और फिर जो आपकी ये रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग आई, इसको P&L में ट्रांसफर करना है। ये दो मेथड हैं। पहला वाला मेथड मुझे इजी लगता है, और यही आपको अप्लाई भी करना है, फर्स्ट मेथड। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन आपको ये ना बोले कि मिनिमम रेंट मेथड से करके दिखाइए। नोट कर लीजिए इस बात को। किसी को अगर मिनिमम रेंट मेथड देखने से और सुनने से या लगाने के बाद बड़ा अच्छा समझ आने लगा, तो उससे गुण ना लगाए। ठीक, ये अगर आपका क्वेश्चन बोले तो आप लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। क्लियर? आप फर्स्ट मेथड के हिसाब से ही अधिकतर चलेंगे। यहां तक की सारी बात क्लियर? क्योंकि धीरे धीरे क्लास के एंड की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ तक की सारी बात क्लियर? यार आप पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक लाइन में बताना केवल, यहाँ तक की सारी बात क्लियर? यस, यस, बहुत सारे यस आ गए। अब एक काम करना पड़ेगा यार, ये वेरीफाई कैसे हो कि ये सारे यस सही हैं? बड़ी दिक्कत है। ऑफलाइन क्लास में तो चीज़ें एकदम सामने सामने रहती हैं, कुछ बनाना पड़ेगा मुझे, जिससे पता चले जो यस आते हैं इनमें कितनी दम है। और कुछ भी आप लोगों को ऑनलाइन असाइनमेंट या कोई काम देना, वो तो बिल्कुल बेकार है। एक या दो को आ जाएगा तो पूरी क्लास को आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो दैट इज द पार्ट।
आपके लिए बेस बात ये है कि आप अगर आ रहे हैं तो आप कुछ सीख रहे हैं। इस पेशेंस को और इस आप पैशन को आप बनाए रखिए, ठीक। क्योंकि अभी आपकी बिल्कुल ग्रोइंग एज पर कैरियर है, ग्रोइंग लेवल पर आपका कैरियर है। जितना अच्छा आप ध्यान दे लेंगे इस समय, उतना अच्छा फ्यूचर के लिए शेप हो जाएगा। तो अभी आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि रॉयल्टीज़ होती क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या होता है, मिनिमम रेंट कुछ होता है, कुछ शॉर्ट वर्किंग होती है, फिर फाइनली एक बेस एंट्री तक भी हम लोग पहुँचे कि इनको हल्के हल्के से रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो आगे की क्लास में इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि फर्दर इनके ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आपको कैसे हैंडल करना है। तो मेरा ये सजेशन है कि ये अगर एक जैसी बुक आप लोग रख लें एस.एम. शुक्ला वाली, वरना वो फिर मुझे क्वेश्चन डालने पड़ेंगे आपके लिए इस पर, फिर डिस्कस हो पाएगा। तो बुक ये कितने लोगों के पास है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की? इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। कितने लोगों के पास है? सर मेरे पास सर है, नहीं है। लेकिन सर आर्य सिंगल की है, एस.एम. शुक्ला की नहीं है। ओके, मैं इसलिए मैं केवल पूछ रहा था कि एक कॉमन सबके लिए हो जाता, तो मैं केवल ये बोलता है कि ये वाला इलस्ट्रेशन उठाते हैं, इसको आप डिस्कस कर लीजिए, या ये क्वेश्चन है इसको हम लोग लगा रहे हैं साथ साथ, तो एक इजीनेस आ जाती है, इसके लिए हो रहा है। अच्छा, बुक नहीं है तो एक काम करा करूँगा मैं आपके लिए, फिर इसको जो भी क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि अब तो इसका करना भी बहुत ज़रूरी ना, केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से तो काम चलेगा नहीं। सम ट्रीटमेंट उसका जो है वो अकाउंटिंग के हिसाब से होना ही चाहिए। तो एक आध इलस्ट्रेशन इसके डिस्कस कर देंगे हम आपके लिए, फ़ोटो खींच के भेजेंगे इसकी आपके उस पर, तो उनको देख लीजिएगा, फिर उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक दो क्वेश्चन डाल देंगे इसके एक्सरसाइज वाले, तो उनको आप लगा लीजिएगा। तो बिल्कुल आपकी जितनी भी ये डिस्कशन हुई है ये प्रैक्टिस में आ जाएगी, ठीक। जिनके पास बुक नहीं है कोई इशू नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी बुक है, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी डिस्कस हो उसको वैलिडेट करते रहें। अगर थ्योरी को अवेलेबल होने में भी दिक्कत हो रही है तो उसको भी डाल सकते हैं हम आपके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता आज के समय में आपको थ्योरी अवेलेबल होने में दिक्कत हो रही होगी। वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी कितनी धुआंधार थ्योरियाँ मिल जाती हैं हम लोग, ठीक। तो इसलिए काम छोड़ देते हैं हम, क्योंकि जितना डिस्कशन हो जाएगा उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। अब उन थ्योरी को हम लिख दें, फिर उन्हीं पे एक्सप्लेन होता रहता है, तो टाइम ऑफ द क्लास इज गोइंग टू बी स्पेंड। इससे अच्छा डिस्कशन से आप सीखें और क्वेश्चंस पे कुछ बात हो, जो वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको गेन हो कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस। इज इट ओके? ये सही है ना जो मैं सोच रहा हूँ? थ्योरी तो नहीं चाहिए आपको लिखी हुई, ठीक। तो नाउ इट इज टाइम टू लीव। कल मुलाकात होती है हमारी आपकी। वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। हैव अ Thank नाइस you, डे। sir. थैंक यू थैंक बेटा, यू सर। थैंक यू ऑल थैंक यू ऑफ यू। सर।